भारत की राजनीति की मुख्य धारा से एक पार्टी अपने आप को जोड़ कर चलती है जो माओ और लेनिन के सिद्धांतों में भरोसा करती है। ये भारतीय लोकतंत्र की ताकत भी है और खूबी भी। CPI-ML और CPI-ML के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य आज हमारे साथ हैं। दीपांकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। आप CPI-ML के जनरल सेक्रेटरी, बाकी दलों में अध्यक्ष का जो ओहदा होता है, वामपंथी दलों में जनरल सेक्रेटरी की जगह वही होती है, यानी कि पार्टी का कर्ता धर्ता। बिहार में जो इंडिया अलायंस है उस अलायंस का हिस्सा है CPI-ML, जिसमें कांग्रेस है, RJD है, CPM, CPI, CPI-ML। 3 सीटें आपके हिस्से में, आपकी पार्टी के हिस्से में आई हैं। उन 3 सीटों पर आपकी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में हैं। दीपांकर जी, आपकी पार्टी को बिहार का मतदाता वोट क्यों दे? हाँ, बिहार के मतदाता से पूछ सकते हैं, लगातार दे रहे हैं। बल्कि विधानसभा में हम लोग जब 19 सीट पर लड़े और 12 जीते तो लोग तो ये कह रहे थे कि भाई माले को और ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी, और ज़्यादा सीटों पर अगर माले के उम्मीदवार होते तो शायद पिछले चुनाव में ही महागठबंधन की सरकार बन गई रहती। क्योंकि हम लोग चुनाव तो लड़ रहे हैं पिछले 3 दशक से। 80 के दशक के शुरू में भी हम लोग चुनाव नहीं लड़ा करते थे। तो हमें तो सबसे ज़्यादा अपने आंदोलन के उस पहलू पर गर्व है। 1989 में पहली बार हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और हमें वोट देने वाले जो मतदाता थे उसका एक बड़ा हिस्सा, उनके लिए भी वो पहली बार वोट डाल रहे थे। संविधान में वोट डालने का अधिकार है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, लेकिन बिहार के दलितों को, गरीबों को, खेत मजदूरों को वोट डालने का अधिकार था ही नहीं। और पहली बार लोगों ने उस अधिकार का इस्तेमाल किया और पहले ही चांस में लोगों ने अपने प्रतिनिधि को जिता करके आरा से खेत मजदूर के नेता रामेश्वर प्रसाद को उन्होंने भेज दिया। तो वोटिंग राइट से लेकर के जनता के हर अधिकार की लड़ाई, न्याय की लड़ाई, और वो कभी चुनाव के समय में नहीं, साल भर ये हम लोग लड़ते रहते हैं। और आज भी आप मान के चलते हैं, हमारी पार्टी का एक उसूल है कि जनता का जो स्वार्थ है वही पार्टी का स्वार्थ है। इसलिए हमारे लिए जनता के स्वार्थ को बुलंद करना, उसकी सेवा करना, ये राजनीति का बड़ा मकसद है। एक बुनियादी फर्क हमने महसूस किया पिछले कई वर्षों में, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव में वोटर की प्रायोरिटी जो दल होता है, लोकसभा चुनाव में वो नहीं हो पाता है। मैं आपके सामने 2014, 2019 दोनों चुनावों को रखता हूँ। 2014 में आपकी पार्टी RJD या नीतीश कुमार BJP, ये अलग अलग खेमों में थे। जो वोट आए, RJD के पास 4 सीटें आईं, JDU के हिस्से में 2 सीटें आईं, बाकी BJP निकाल करके ले गई। नीतीश कुमार BJP के साथ 2019 में आए, 39 सीटें निकाल करके ले गई। RJD के हिस्से में एक भी सीट नहीं। आप जिस खेमे में हैं उस खेमे में लोकसभा चुनाव में, पिछले 2 लोकसभा चुनाव की बात मैं कर रहा हूँ, आपके हिस्से में जो चीज़ें आई या जितनी सीटें आई हैं, आखिर उससे आगे जाने का आधार या कारण आपको इस चुनाव में क्या लग रहा है? देखिए, 19 का चुनाव बहुत एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का चुनाव था, बहुत एबनॉर्मल चुनाव मैं कहूँगा। अभी एक कह रहे थे एक दोस्त कि वो जो चुनाव था वो पुलवामा के बाद एक तरह से वो चुनाव नहीं था, वो एक ट्रिब्यूट था शहीदों के लिए। तो इसलिए 19 के चुनाव के तुरंत बाद आपने देखा होगा उसी झारखंड में जहाँ 14 में 12 सीट NDA को मिली थी, रघुवर दास की सरकार चली जाती है। बिहार देखिए, जहाँ 39 आउट ऑफ 40 ये NDA को मिला था, उसके ठीक 1-1.5 साल बाद विधानसभा के चुनाव होते हैं कोरोना काल में, और करीब करीब 50-50 बिहार डिवाइड हो जाता है। तो हमें लगता है कि इस बार का चुनाव तो किसी अतीत के चुनाव से इसकी तुलना नहीं होगी। ये बिल्कुल एक यूनिक चुनाव है और लोग इस बात को समझ रहे हैं। जैसे आपने कहा ना कि पिछली बार में बालाकोट पर अटैक हुआ था, पुलवामा का जो हमला था, उसके बाद हिंदुस्तान की सरकार ने बालाकोट पर अटैक किया, तो आप कह रहे हैं कारण वो था। मैं कहता हूं कि इस बार भी वो कहते हैं कि राम मंदिर कारण है, 370 को हटाना एक कारण है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 10वें पायदान से 5वें पायदान पर आ गई है, यह भी एक कारण है। तो उनके पास इस बार भी चुनाव को जीतने के लिए कारण तो हैं, आप इसको खारिज कैसे कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ये कोई कारण नहीं है। अगर ये कारण होता तो आज मोदी जी आप देख रहे हैं कि चुनाव में लगातार वो मुद्दों की तलाश कर रहे हैं कि किस सवाल पर क्या हम दे शिगुफा, क्या करे, क्या जुमला फेंके जिसमें लोगों को शायद लगे। 370 की आप बात कर रहे हैं, उसी कश्मीर में है जहां पिछले चुनाव में
घाटी से बीजेपी के उम्मीदवार थे, तो कश्मीर से तो भाग आए। कश्मीर में उनके एक भी उम्मीदवार नहीं है। घाटी की मैं बात कर रहा हूँ। आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, तो राम मंदिर अगर काफ़ी था तब नीतीश जी को तोड़ के अपने साथ ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी बिहार में। आज बिहार के लोग भी महसूस करते हैं, बीजेपी के लोग भी महसूस करते हैं कि नीतीश जी शायद उनके लिए एक लायबिलिटी भी हैं, क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ है मुख्यमंत्री, एक एंटी इनकम्बेंसी भी है उनकी। तो ये सब कुछ उन्होंने जो कबूल कर लिया वो इसीलिए क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इस बार उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो सवाल डिलीवरी पर है, सवाल उनके परफॉर्मेंस पर है, और लोग ये महसूस करने लगे हैं कि ये शायद अब तक का हिंदुस्तान के सबसे निकम्मी सरकारों में सबसे भ्रष्ट सरकार है शायद। जैसे आपने दीपांकर जी कहा कि इस सरकार के बारे में आप कहते हैं कि भ्रष्ट सरकार है, इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। ये सरकार कहती है, प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि दरअसल विपक्ष में जितने भी दल आपस में लामबंद होकर के चल रहे हैं, ये भ्रष्टतम लोग हैं। चाहे दिल्ली हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, देश के बाकी राज्य जो आपस में आकर के मिल करके खड़ा हैं, वो कांग्रेस की तरफ भी इशारा करते हैं। ये दरअसल आपस में इसलिए मिले हुए हैं क्योंकि ये एक दूसरे को बचाना चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी आ गए तो मेरी शामत है, इसलिए आप मिल करके किस तरीके से नरेंद्र मोदी को रोकें। तो ये दोनों नैरेटिव अपने अपने जगह पर हैं, लेकिन ये नैरेटिव अगर कन्विंसिंग है, नरेंद्र मोदी की रैलियों में, उनके रोड शोज में बड़ी तादाद में लोग उमड़ रहे हैं, तो यह भी तो उनकी तरफ से एक मजबूत पक्ष है। अब आप देखेंगे पटना में रोड शो करके गए हैं, पूरे बिहार भर से लोगों को जुटाया गया था। मेरे ख्याल से आप गांधी मैदान में रैली करने का शायद उतना जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, रोड शो कर रहे हैं। रोड शो के नाम पर पटना को अस्त व्यस्त कर दिया गया। पटना के लोग आतंकित थे। पहले होता क्या था कि नमस्ते ट्रंप, तो गरीबी को छुपा दो, पर्दा डाल दो। G20 हो रहा है दिल्ली में, कर दो। अब मोदी जी तो राजा हैं, तो राजा भी गरीबों को देखना नहीं चाहते हैं। और पूरे पटना शहर में आप देखेंगे, आप लोगों से बात कर लीजिए, जो खोमचे वाले, फुटपाथ दुकानदार, ठेले वाले, तो इनको उजाड़ करके, इनको पूरी तरह से खदेड़ करके, पता नहीं ये जो रोड शो हुआ, और उस रोड शो में नीतीश जी के मोदी जी के पास कुछ था नहीं। और जो सबसे खराब लगा बिहार को, मैं आपको बताऊं कि नीतीश जी लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के स्वाभिमान का झंडा बुलंद करने वाले नेता थे, और लगता है कि मोदी जी इसलिए रोड शो कर रहे थे, वो दिखाना चाहते थे बिहार को कि देखो आपके मुख्यमंत्री को मैंने बंधक बना लिया। और उनके हाथ में भी वो अपना कमल निशान, वो एक अलग पार्टी करते हैं, उनका अलग चुनाव चिन्ह है, और उनके हाथ में कमल निशान थमा दिए। तो हमें लगता है कि ये रोड शो जैसे पुराने जमाने के राजा अपने दिखाना चाहते थे, तो मोदी जी तो बिल्कुल कोई प्रधानमंत्री, कोई चुनी हुई सरकार, किसी तरह का कोई एक अकाउंटेबिलिटी, ये तो मोदी जी के पास बिल्कुल नहीं है। एक राजा की तरह पेश आते हैं, और ये लोग समझने लग गए हैं। नीतीश कुमार का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं। नीतीश कुमार जब आपके पाले में थे, महागठबंधन का हिस्सा हुआ करते, तो आपके ही बयान है कि नीतीश कुमार हमारे लिए ज़रूरी हैं, वो उस तरफ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार जब उस तरफ चले गए तो आप कहते हैं कि अब वो नॉन फंक्शनल हैं, उनका कोई असर है नहीं। नीतीश कुमार आज नरेंद्र मोदी के साथ हैं। 2019 का कॉम्बिनेशन जो है 2024 में भी आपको दिखता है। जब आपके पाले नीतीश कुमार हैं तो बेहतर हैं, जब नीतीश कुमार उधर चल जाते हैं तो असरहीन हो जाते हैं, बिल्कुल नरेंद्र मोदी के कब्जे में आ जाते हैं। नहीं, हमने बेअसर नहीं कहा। हमने ये कहा कि देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी जो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, वो एक तो अपनी पार्टी के अंदर पूरी तरह मोदी निर्भर पार्टी है, और मोदी जी को ले करके भी आज उनको पता चल रहा है कि मोदी फैक्टर अब वो ढलान पर है, तो नीतीश जी पर निर्भर है, इसलिए वो नीतीश जी को साथ में ले गए। हम जो कह रहे हैं कि देखिए, बिहार में नीतीश जी जब हमारे साथ थे 17 महीने, तो 17 महीने में कुछ शुरुआत हुई थी, और एक ऐसी शुरुआत हुई जो पूरे बिहार नहीं बल्कि देश के लिए एक वैकल्पिक दिशा, एक वैकल्पिक एजेंडा वो सामने आ रहा था। जो यहाँ कास्ट सेंसस और उसके साथ सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, और उससे जो बात आई कि भाई बिहार में विकास की बातें हो रही है, लेकिन सच ये है कि बिहार में बहुत ज़बरदस्त आज भी गरीबी है। उस पूरे विकास के चिराग तले गरीबी है। तो गरीबी उन्मूलन का मुद्दा सामने आया कि जब अति पिछड़ी जातियों की आबादी सामने आई, पिछड़ों की आबादी की बात सामने आई, आरक्षण का विस्तार हुआ। मोदी जी डरा रहे हैं कि आरक्षण छीन लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। तो छीनने वाला जो विमर्श था आरक्षण, उसके बजाय कि आरक्षण का विस्तार देने का एक विमर्श खड़ा हो। मुझे लगता है कि ये एक ऑल्टरनेटिव जो एजेंडा बन रहा था, तो मोदी जी को चाहिए था कि कोई ऑल्टरनेटिव एजेंडा बने नहीं, और इसीलिए नीतीश जी को
तुरंत अपने साथ ले लिए ताकि इस एजेंडा को अबॉर्ट कर दिया जाए। दो बातें आपसे मुझे अब जाननी है। पहली बात यह है कि जितनी भी बातें अभी आपने बिहार के हक में कही कि हमने आरक्षण का दायरा बढ़ाया है, हमने जातिगत जनगणना के लिए रास्ता खोला है, हमने, अब सवाल ये है कि यह जो कुछ भी हुआ है वो नीतीश कुमार की अगुवाई में चल रही सरकार के दौरान हुआ। उसका हिस्सा आप भी थे, आरजेडी भी थी। जीतन राम मांझी और जेडीयू के बहुत सारे नेताओं के बयान आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री की अगुवाई में सरकार जो भी फैसला करती है वो मुख्यमंत्री की मर्जी से, उनकी अनुमति से होता है, इसलिए सारा क्रेडिट मुख्यमंत्री को जाना चाहिए। अगर कुछ भी बेहतर रहा उस 17 महीने की सरकार में तो नीतीश कुमार के कारण है। अगर आप कहते हैं कि हमारे कारण है तो फिर एक क्रेडिट की लड़ाई अलग हो जाती है ना। बिहार में तो बिहार तो देख रहा है, क्योंकि नीतीश जी तो थे मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ। जो बिहार के दूसरे मोदी जी हैं जो कल हमारे बीच में अब रहे नहीं, सुशील मोदी जी, तो उनके साथ इतने दिनों तक तो थे। इसीलिए काम तो लेकिन जो हुआ वो इसी 17 महीने में हुआ। ये जो सर्वे हुआ है, इससे पहले हमने एक सर्वे किया था, वो हमारी निजी पार्टी की अपनी कोशिश थी 2013-14 में कि बिहार में जो नीतीश जी बात कर रहे हैं कि जबरदस्त विकास हुआ है, तो हमने उसको जानने की कोशिश की और अपने पार्टी के जितने संसाधन थे हमने उसके बल पर करीब 750 पंचायत में सघन ढंग से सर्वे और जन सुनवाई करके एक रिपोर्ट बनाई थी। लेकिन वो रिपोर्ट हमारी थी। इस बार जो रिपोर्ट आई, ये रिपोर्ट सरकारी रिपोर्ट थी, सर्वे। तो हमें तो लगता है कि जो कुछ भी हुआ ठीक है, नीतीश जी कुछ क्रेडिट लेना चाहते हैं तो क्रेडिट ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें तो लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी को इस दिशा में कोई भी काम करने देगी। हमारी बातचीत में दो चीज़ें ऐसी आई हैं जो गांठ बनकर खड़ी हैं, इसको जरा सुलझाइएगा। पहली बात यह है कि इसके पहले भी नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सरकार चला चुके। 2015 का चुनाव हुआ और वहाँ भी सरकार चली 1.5 साल तक। 2020 के बाद भी आप 1.5 साल तक चले हैं। तो 2020 के आगे जो 1.5 साल रहे हैं, 17 महीने का कार्यकाल रहा है, इसमें अगर मानते हैं कि बेहतर है, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप सरकार का हिस्सा थे तो आपने दबाव डाला होगा, आपके चलते बेहतर हुआ, तो फिर 2015 वाली जो सरकार थी उसमें क्यों नहीं बेहतर हुआ? इसका क्रेडिट तो बिहार के नौजवानों को दीजिए कि उन्होंने रोजगार को एजेंडा बनाया। कोरोना काल में जब बिहार के प्रवासी मजदूर इतनी पीड़ा झेल करके घर लौट करके आए, जब उनका रोजगार चला गया तो प्रवासी मजदूरों की पीड़ा, बिहार के नौजवान, वो अग्निवीर हो या उससे पहले रेलवे भर्ती का मसला हो, लगातार जो ठगे जा रहे हैं बिहार क्या पूरे देश में 6,000 की वैकेंसी होगी, उसके लिए 20 लाख 30 लाख लोग अप्लाई करेंगे, परीक्षा होगी, पता चला कि पेपर लीक हो गया है और वो लगातार ठगे जाएंगे। तो ये नौजवान थे बिहार के, जिन नौजवानों ने रोजगार को एजेंडा बनाया। और मैं मानता हूँ कि तेजस्वी यादव और जो आरजेडी में भी एक नया दौर है, संक्रमण काल है, तो इन्होंने इसको ठीक से पकड़ा कि ये जो नौजवानों के अंदर रोजगार की जो आकांक्षा है, जो उनका हक बनता है, इसको हम लोगों ने मुद्दा बनाया। बहुत बड़े नेता हैं, राजनेता हैं और आपको ज़मीन की समझ ठीक है। मेरा सवाल अब भी अधूरा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि 2014 में जो कॉम्बिनेशन बीजेपी ने तैयार किया, उपेंद्र कुशवाहा थे, रामविलास पासवान थे, बीजेपी, और 31-32 सीटें उसने जीत ली थी। 2019 में जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए, रामविलास पासवान, तो 39 सीटें जीत ली थी। इन दोनों चुनावों के बाद तीसरे चुनाव में ऐसा कॉम्बिनेशन क्या बदल गया है, या नैरेटिव क्या खड़ा हो गया है, या सरकार के खिलाफ क्या ऐसा मुद्दा हो गया है जिसके आधार पर आप कहते हैं कि नहीं, इस बार तो नतीजे बदल जाएंगे? नहीं, चुनाव तो देखिए वो कॉम्बिनेशन और एक हिसाब समीकरण लोग लगाते रहते हैं, वो तो हर चुनाव में लोग लगाते हैं। चुनाव का एजेंडा बनता है, चुनाव में माहौल बनता है। 14 में लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ, वही नौजवान, मैं तो कह रहा हूँ कि सबसे जो बड़ी खूबी है इस चुनाव में, पिछले 10 साल में जो नौजवान आगे बढ़े हैं, जो 10 साल पहले मोदी मोदी करने वाले जो नौजवान होते थे, आज उन्हीं नौजवानों में ज़बरदस्त रूप से एक आप कहिए तो एक राजनीतिक जागृति उनके अंदर आई कि वो अब मोदी के सवालों को सुन करके उब रहे हैं। एक बात नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में उभार के बाद से महसूस की जाती है और कहा भी जाता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो अपनी वेलफेयर स्कीम्स थी उसके ज़रिए गरीब तबके तक इतनी पहुंच बढ़ाई है, उसका फ़ायदा इतने लोगों तक पहुंचा हुआ है कि वो एक बड़े वोट बैंक में नरेंद्र मोदी के लिए तब्दील हो गया है। इसलिए चाहे ऊपर जितना भी हो हल्ला हो जाए, हंगामा हो जाए, सरकार बदलने की बातें हो जाएं, लेकिन वोट जो नरेंद्र मोदी के हक में जा रहा है उसमें कतई कमी नहीं होगी। इस बात से आप सहमत हैं या नहीं? आप होंगे नहीं, लेकिन मैं कारण जानता हूँ। मैं बिल्कुल इसलिए सहमत नहीं हूँ। पहली बात
ये एक झूठ है कि लोगों को आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं और कह रहे हैं 80 करोड़ को दे रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, पांचवी है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने अपने समय कहा मैनिफेस्टो करते हुए कि आई रिप्रेजेंट द एम्बिशंस ऑफ इंडिया, कि भारत के 140 करोड़ आबादी के जो महत्वाकांक्षा है, क्या जनता की महत्वाकांक्षा इतनी है कि हमें 5 किलो का मुफ्त में किसी तरह मिल जाए थोड़ा बहुत अनाज? 5 किलो अनाज से क्या किसी का पेट भर रहा है? क्या ये जो आपका गैस सिलेंडर आपने कभी दिया और उसके बाद गैस इतना महंगा है, लोगों के पास कुछ नहीं है? तो हमें लगता है कि ये जो समझ लेना कि लोगों को बस 80 करोड़ को हम इतना दे देंगे तो लोगों का मुंह बंद हो जाएगा, ये अंग्रेजों वाली सोच है। नरेंद्र मोदी झारखंड की रैलियों में मैंने सुना है, उन्होंने कहा कि ये जो नक्सलवाद है, कांग्रेस की कमजोर सरकारों ने नक्सलवाद की आग देश में भड़कने दी और लेफ्ट की पार्टियों ने अपनी रोटियां सेकी हैं। मेरी सरकार नक्सलवाद को समूल नाश करने के लिए है। ये तो मोदी जी तो हर तरह के, ये आतंकवाद, वो नक्सलवाद, कभी ये माओवाद, कभी काला धन, ये तो कितनी बार वो उसको समझ नहीं, लेकिन ये दीपांकर तो पिछले भट्टाचार्य 10 साल से कह रहे हैं हमने खत्म कर दिया है। अब वो चुनाव में आकर के, नोटबंदी के समय क्या तर्क था कि नोटबंदी ने पूरे कश्मीर में इसका पूरा कमर तोड़ दिया। उसके बाद कश्मीर में आज स्थिति ये है कि आप खुद चुनाव नहीं लड़ पाते हैं वहां, जिस कश्मीर में चुनाव नहीं करा सकते हैं वहां के राज्य का। तो हमें लगता है कि ये तो उनकी कामयाबी है। वहां डीडीसी के इलेक्शंस हुए, हिंसा नहीं हुई। अब चुनाव हो रहे हैं, हिंसा नहीं हो रही है, शांतिपूर्वक चुनाव हो रहे हैं। कश्मीर में हालात बदले हैं। अगर कश्मीर की जमीनी स्थितियां आप देखें, चूंकि मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि हालात बदले हैं, तो इससे हम इनकार नहीं कर सकते। नहीं, कश्मीर की स्थिति अगर हम देखिए, अगर सच में बदला होता और कश्मीर के लोग खुश होते तो अब इस समय कश्मीर में राज्य विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं। विवेक देवराय लिखते हैं कि संविधान पुराना हो गया है, अब देश को अंबेडकर के संविधान से देश का काम नहीं चलेगा, नया संविधान चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि संविधान में कोई बदलाव नहीं हो सकता, संविधान देश का सर्वोच्च। अब इसके लिए नाम लेते हैं अंबेडकर का, सवाल तो यहीं पर है। अगर आप अगर कहते हैं कि भाई गुरु गोलवलकर भी आ जाए तो इस संविधान को खत्म नहीं कर सकते, जो संविधान को खत्म करना चाहते थे। अंबेडकर तो संविधान के निर्माता है के नाम पर, तो बाबा साहब तो संविधान का निर्माता है, तो बाबा साहब क्यों खत्म करना चाहते हैं? बदलेगा, यह बात तो बार बार कहते हैं वो। तो बाबा साहब तो बाबा साहब भी आ जाए तो संविधान खत्म नहीं कर पाएंगे। तो भले बाबा साहब जो संविधान बनाने वाले, वो खत्म करने के लिए क्यों आएंगे? बाबा साहब तो आगाह करके गए हैं 75 साल पहले देश को कि इस देश में अगर गलत हाथ में संविधान चला जाएगा तो बेहतर से बेहतर संविधान भी गलत लोगों के हाथ में अगर चला जाए उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये तो बाबा साहब बोल के चले गए उसी समय। दीपांकर भट्टाचार्य से एक सवाल है, नक्सलवाद से आपकी सहमति है या नहीं? देखिए, नक्सलवाद का लोग अलग अलग मतलब निकालते हैं। नक्सलबारी के उसी उभार से हिंदुस्तान का कम्युनिस्ट आंदोलन आगे बढ़ा। आपकी पार्टी खासकर? बिल्कुल, हमारी पार्टी उसी उभार से पैदा हुई है और उसी उभार ने देश के गरीब, देश के तो जाहिर है उसके साथ सहानुभूति तो आपकी होगी। नहीं, पहली बात तो हम कह रहे नक्सलवाद के शब्द को लेकर के उसका दूसरा मतलब निकालना ये कोशिश हो रही है। तो आज नक्सलवाद या नक्सल, ये शब्द का मतलब क्या है कि देश में कहीं भी किसी के पास अगर साहस हो, अपनी सच कहने की हिम्मत हो, तो उनको आप नक्सलवाद कह दे रहे हैं। अब स्टैन स्वामी जो आदिवासियों के ज़मीन के लिए लड़ रहे थे, जल जंगल जमीन, आदिवासी जो कैदी जेल में हैं, जिस पर द्रौपदी मुर्मू भी कह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू के संविधान दिवस का जो भाषण है, लिखा हुआ भाषण छोड़ करके जो इम्प्रप्टू उन्होंने अपने हिंदी में जो उन्होंने कहा, उस भाषण में हमने सुना कि उन्होंने इसी की चर्चा की कि भारत के जेलों में कितने आदिवासी वर्षों से सड़ रहे हैं। इन्हीं आदिवासियों की बात जो कर रहे थे जेल से इनकी रिहाई कराने की, फादर स्टैन स्वामी, उनको अर्बन मेरे सवाल का जवाब जेल में डाला गया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि देश की जो मौजूदा व्यवस्था है, जो एक संविधान के जरिए चल रही है, उस व्यवस्था में विश्वास ना करके बंदूक की नोक पर अपनी व्यवस्था खड़ा करने की जो मानसिकता है, ये नक्सलवाद कहते हैं मोटे तौर पर। नहीं, ये सब गलत वैसी है ना। नहीं, ये गलत आप लोगों को समझाया जाता है, मीडिया के जरिए बनाया जाता है, ये नहीं है नक्सलबारी। मैं आपको बता दूं, इस देश में किसान आंदोलन, इस देश में बड़े बड़े आज़ादी के दौर में भी किसान आंदोलन हुए, उसी तरह का एक बहुत बड़ा किसान उभार था। और जिस किसान उभार में लोग ये समझते थे कि अगर आप ये चाहते हैं कि देश में वाकई भूमि सुधार हो, गरीबों को हक मिले,
तब गरीबों के हाथ में राजनीतिक सत्ता भी चाहिए। लेकिन और इस राजनीतिक सत्ता के लिए जब गरीब मेरा खड़े एक हुए, सवाल है, उसको आप जो नक्सलवाद कोई कहते चारों हैं। मजुमदार कानून संन्यास से नक्सलवादी का आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद जो उसने शक्ल अख्तियार की, आंध्र प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, यह पूरा जो रेड बेल्ट है, इस रेड बेल्ट पे जो कुछ भी होता है और जिस तरीके से हो रहा है, क्या मानते हैं कि आप वही बुनियादी उसूलों पर चलने वाली व्यवस्था है? इसीलिए इन लोगों ने अलग नाम भी ले लिया। इन्होंने माओवाद, जिसकी हमने कभी माओवाद की कोई चर्चा नहीं की देश में। हमारे लिए कम्युनिस्ट आंदोलन एक क्रांतिकारी कम्युनिस्ट विरासत की हम बात करते हैं। भगत सिंह से लेकर के पूरे आज़ादी का आंदोलन होते हुए इस देश में जब जब कम्युनिस्टों ने देश के सबसे दबे कुचले लोग, सबसे शोषित उत्पीड़ित लोग, उनके आर्थिक शोषण, उनके सामाजिक उत्पीड़न, उनके पूरे पॉलिटिकल रूप में मार्जिनलाइजेशन, इसके खिलाफ जब लोग लड़े, इसलिए हमने तो कहा आपको कि हमने जब चुनाव लड़ना शुरू किया, चुनाव पहले नहीं लड़ते थे, चुनाव लड़ना शुरू किया तो हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल क्या था कि इस चुनाव में जिसको हम फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, उस फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी में ठीक जैसे दलितों को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, इसके लिए भी लोग लड़ते थे। पानी पीने का अधिकार नहीं था, सार्वजनिक संपदा में अधिकार नहीं था, जिसके लिए बाबा साहब ने महाड़ सत्याग्रह किया। तो हमने देखा कि इस फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी में भी दलितों के लिए जगह नहीं है, अपना वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो हमारी लड़ाई तो अधिकार की लड़ाई है। एक बुनियादी सवाल दीपांकर जी, श्रमिकों के लिए, कामगारों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जो दलित, शोषित, पीड़ित, उत्पीड़ित है, उन सब के लिए आपकी पार्टी लगातार काम करती रही है और उनकी बेहतर जिंदगी चाहती रही है। तो फिर देश से लेफ्ट खत्म क्यों हो गया? आप सिर्फ केरल में बचे हुए हैं। नहीं, लेफ्ट कोई खत्म तो बिल्कुल नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट ये चिंता की बात आपके लिए नहीं है? नहीं, हमें आज मानते हैं आपकी कोई चिंता नहीं? वो देखिए अलग अलग कारण है। पश्चिम बंगाल में बहुत दिन तक सरकार चली और उसके बाद वो सरकार गिरी और उसके बाद एक माहौल भी बदला। तो बंगाल का अलग कहानी है, केरल की अलग कहानी है। हमसे अगर आप पूछेंगे तो आप बिहार के बारे में पूछ सकते हैं, आप झारखंड के बारे में पूछ सकते हैं। तो बिहार में चर्चा दूसरी बात है, बल्कि ये भाजपा वाले भी आकर के ही सब बोलते रहते हैं कि यहाँ लेफ्ट कैसे बढ़ गया है, कैसे बढ़ गया है। तो बिहार में तो लेफ्ट बढ़ रहा है, और लेफ्ट इसीलिए बढ़ रहा है कि आज के दौर में जहाँ संविधान और लोकतंत्र जो आज़ादी से हमें मिला, तो बुनियादी सवाल को लेकर के जब बहस खड़ी होगी तो उसकी रक्षा करने के लिए तब आपको भगत सिंह जैसी हिम्मत चाहिए, तब आपको अंबेडकर जैसी वो दृष्टि चाहिए, और हम लड़ रहे हैं इसी के लिए। बिहार झारखंड में 4 सीटें हैं आपके पास। कोडरमा झारखंड में, नालंदा, आरा और काराकाट, ये 3 सीटें बिहार की हैं। काराकाट से पवन सिंह ने अपना पर्चा दाखिल किया तो चर्चा में वो सीट आ गई है। पवन सिंह के पर्चा दाखिल करने के बाद से कहा यह जा रहा है कि दोनों कैंडिडेट के लिए स्थितियां विकट हो गई हैं, आपकी पार्टी के उम्मीदवार के लिए भी, उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी। नहीं, कोई बात नहीं है। हमें लगता है कि देखिए, पवन सिंह तो भारतीय जनता पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे आसनसोल से, और भाजपा को लगा कि बंगाल की महिलाओं ने जब कहने लगा पवन सिंह के गीतों को लेकर के, उनके पूरे महिला विरोधी एक पहचान को लेकर के, तो अब भारतीय जनता पार्टी को उनको लगा कि पवन सिंह ले डूबेंगे संदेश खाली को लेके, जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब तो स्टिंग ऑपरेशन से वीडियो भी सामने आ गया, उसका भी कितना सच है और कितना क्या है वो लोग देख रहे हैं। लेकिन तो भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को वहां से विड्रॉ कर लिया। हिंदुस्तान के नागरिक के सामने, वोटर के सामने कितना बड़ा संकट है या दुविधा की स्थिति है कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जितने भी ऑपोजिशन के लोग हैं ये 2 ही काम करते हैं, अपने परिवार की बेहतरी करो, परिवार को पालो, पोसो, बढ़ाओ, और फिर भ्रष्टाचार करो, डकारो, खाओ, बनाओ, लूटो, पीटो। ऑपोजिशन कहता है कि जो वो कहते हैं ठीक उसके उलट अपनी पार्टी के साथ वो करते हैं, बाकी दलों को मिलाते हैं जिन दलों के ऊपर ऐसे ही दाग होते हैं। अब असमंजस की स्थितियां ऐसी होती हैं। एक जो नीतीश कुमार के हवाले सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बिहार में आरजेडी जिसके साथ आप चल रहे हैं, वो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल कल्चर आरजेडी का है वो कल्चर उनसे मतलब मेल नहीं खाता है, वो असहज महसूस करते हैं। आरजेडी के साथ आप भी हैं। आरजेडी का जो पॉलिटिकल कल्चर है आज तक नहीं बदला, ये बार बार बात कही जाती है। नीतीश जी कहाँ असहज महसूस करते हैं, वो नीतीश जी को देखने से आपको पता चल जाएगा। अभी रोड शो में नीतीश जी को आपने देखा होगा, तो नीतीश जी क्या बहुत सहज दिख रहे थे? क्या उनको लग रहा था कि उनको बहुत सम्मान है, मिल रहा है? और नीतीश जी जब हमारे साथ आए थे, हमने अपने महाधिवेशन में भी नीतीश जी को बुलाया और नीतीश जी आए, और उस समय उन्होंने सबसे शुरुआती बात उन्होंने कही कि हमको लगता है कि हम अपना घर लौट के आए हैं और यहाँ सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी
अब तमाम स्वाभिमानी पार्टियों को खत्म करने पर आमादा है। बिहार में जेडीयू एक बिहारी स्वाभिमान की बात करने वाली पार्टी थी और उसको बिल्कुल ख़त्म करने पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। आपके उत्तर प्रदेश में आप चले जाएं तो बीएसपी एक दलित स्वाभिमान की पार्टी थी। आज स्थिति ये हो गई कि मायावती जी को भाजपा के खुश रखने के लिए भाजपा के दबाव में सारे कैंडिडेट थोक भाव से बदलना पड़ रहा है। अपने भतीजा जिनको उन्होंने उत्तराधिकारी चिन्हित किया है, वो अगर एक दिन बोल देते हैं बुलडोजर राज के खिलाफ, बड़ा आसान है ना, उनको तुरंत वहां से कह देते हैं कि परिपक्वता नहीं आई है। फलां पार्टी के ऊपर उनका अंकुश है, फलां पार्टी को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, फलां पार्टी को उन्होंने खत्म कर दिया। बिल्कुल ये सवाल है। आप देखेंगे कि जो आप पूछ लीजिए नेता के जरिए और कार्यकर्ताओं के जरिए, नहीं एक आप देखेंगे कि अभी मुकेश सहनी की जो पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी, अब उन पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं से पूछिए क्या मामला है। सबसे बड़ी बात है विधानसभा चुनाव में ये लोग एनडीए गठबंधन में थे, 5 इनके एमएलए जीते थे, मुकेश सहनी एक मंत्री बने थे और इसके बाद सबसे पहले तुरंत उस पूरी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने हड़प लिया। और इसीलिए आज पूरे विकासशील इंसान पार्टी के कार्यकर्ता जो लड़ रहे हैं वो यही बात कह रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी के साथ जो बर्ताव हुआ है, मोदी जी ने जो किया, ये बेहद गलत है और इसीलिए कोई भी स्वाभिमान रखने वाली पार्टी उनके साथ नहीं रह सकती। दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआईएमएल के जनरल सेक्रेटरी बहुत कम इंटरव्यू देते हैं, लेकिन मेरे सवालों का जवाब देने के लिए आपने अनुमति दी और आपने इंटरव्यू दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।